students, I'm again back with part 2 of chapter number 12, The Renaissance. Students, I hope you all have seen part 1 of this chapter. If not, do watch it. बेटा यहाँ तक हम पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं. पार्ट 2 हम स्टार्ट करेंगे पेंटिंग से. ठीक है बात. तो ये जो सिटी थी फ्लोरेंस, जो कहाँ पर थी, इटली में थी, उसने 15th सेंचुरी के सेकेंड हाफ्स में बहुत ही बढ़िया आर्टिस्ट पेंटर्स को जन्म दिया या प्रोड्यूस किया. पहले थे लियोनार्डो दा विंची. कब से कब तक? 1452 से 1590 तक. ये बहुत ही महान पेंटर थे. और बेटा लियोनार्डो दा विंची ऐसा नहीं है कि आज आप पहली बार सुन रहे हो, आपने पहले भी सुना होगा. मोनालिसा का जो पेंटर है, पोस्टर है, वो पहले भी देखा होगा, भले रियल नहीं तो बुक्स में तो देखा ही होगा. बहुत ही बढ़िया महान पेंटर थे और स्कल्पटर भी थे. मतलब मूर्तियाँ भी बहुत अच्छी बनाते थे, पेंटिंग भी बहुत अच्छी करते. मूर्तियाँ मतलब जैसे पत्थर की, स्टोन्स की, ब्रास की, गोल्ड की, सिल्वर की, किसी की भी आप मूर्ति बना सकते हो. पेंटर मतलब जो कैनवास के ऊपर काम करते हैं. तो ये बढ़िया ही पेंटर थे, बड़े स्कल्पटर थे. लियोनार्डो वॉज अ ग्रेट म्यूजिशियन. देखो बेटा, वो पेंटिंग तो बना ही लेते थे, स्कल्पचर बना ही लेते थे, साथ ही साथ वो एक महान गायक नहीं, म्यूजिशियन भी थे. मतलब क्या बोलते हैं, म्यूजिशियन थे. म्यूजिशियन को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? गायक तो सिंगर होता, म्यूजिशियन समझ जाओ, म्यूजिशियन भी थे. मतलब उन्हें म्यूजिक देना भी आता था, वो पेंटर भी थे, स्कल्पचर भी थे, साथ ही साथ साइंटिस्ट भी थे. हे भगवान, एक आदमी में कितनी कलाएं दे दी इन्होंने. वही पेंटर, वही स्कल्पटर, वही म्यूजिशियन और वो साइंटिस्ट भी थे. इनकी जो पेंटिंग थी द लास्ट सपर और जो मोनालिसा, ये मास्टरपीस है यूरोपियन आर्ट का. न्यू टेक्निक्स वर अडॉप्टेड इन हिज पेंटिंग. इन्होंने अपनी पेंटिंग में न्यू स्टाइल को अडॉप्ट किया, न्यू टेक्निक्स को अडॉप्ट किया और एक फाइन फीलिंग दी रियलिटी की. इनकी जो पेंटिंग थी मोनालिसा, वो परफेक्ट डिपिक्शन है ब्यूटी का, हार्मनी का. इनफैक्ट मोर ब्यूटीफुल देन एनी क्रिएशन ऑफ नेचर. मोनालिसा की जब पेंटिंग देखोगे तो वो इतनी ब्यूटीफुल है कि कोई भी नेचर का क्रिएशन इतना ब्यूटीफुल नहीं है. माइल्ड स्माइल है मोनालिसा के फेस पे. इनकी जो आईज हैं वो हाफ क्लोज्ड है, हाफ रिवीलिंग है, जैसे कि वो कुछ कहना चाह रही हूँ. जो टोटल इफेक्ट है इस पेंटिंग का, वो ये है कि कोई भी इस पेंटिंग को देखना चाहेगा, लेना चाहेगा. ये लियोनार्डो की पेंटिंग है द लास्ट सफर. इसके बाद हम पढ़ेंगे माइकल एंजेलो. ठीक है, जो 1475 से 1564 तक थे. 1475 से 1564 तक थे. कौन? माइकल एंजेलो. ये एक पेंटर थे, फर्स्ट रैंक पेंटर थे, आउटस्टैंडिंग स्कल्पचर भी थे. जो सीलिंग फ्रेस्कोस हैं सिस्टाइन चैपल में, इन द पेपल पैलेस ऑफ वेटिकन के जो पपल पैलेस है उसमें जो सिस्टाइन चैपल है, उसमें जो फ्रेस्कोस है. फ्रेस्को कैसे बनाते हैं बच्चा? जब कोई गीली मिट्टी हो या गीला सीमेंट का प्लास्टर हो, उसके ऊपर जब आप खुरच के कुछ कुछ लिख देते हैं तो उसे क्या कहते हैं? फ्रेस्को. समझ में आ गया बात? जैसे आप अपन लोग नहीं, जब रोड बनती है तो रोड पे कोई चला जाता है तो उसके निशान कैसे रह जाते हैं, तो वैसे ही जब हम सुंदर सा कोई चित्र बनाए गीली मिट्टी के ऊपर, गीली छत के ऊपर, तो उसे क्या कहेंगे? फ्रेस्को. ये भी एक मास्टरपीस है जो कहाँ पर बनी है? वेटिकन के पपल पैलेस के सिस्टाइन चैपल में फ्रेस्को किया है इन्होंने. ये जो सिस्टाइन चैपल है ये एक कैथोलिक चर्च है. ठीक है. इनकी जो पेंटिंग थी वो बाइब्लिकल थीम्स पर बेस्ड थी. बहुत ग्रैंड फ्रेस्को था. लास्ट जजमेंट इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट फेमस पेंटिंग इन द वर्ल्ड. जो लास्ट जजमेंट है उसे कहा जा सकता है कि ये मोस्ट ब्यूटीफुल पेंटिंग है. किसकी? लास्ट जजमेंट कहाँ है? अब यहाँ तो मुझे नहीं दिख रही, पर एक बार गूगल करके देख लेना. वो सबसे फेमस पेंटिंग वर्ल्ड की मानी जाती है. फिर राफेल की अगर हम बात करें तो ये ग्रेट आर्टिस्ट थे, फ्लोरेंटाइन स्कूल के, और मोस्ट सेलिब्रेटेड पेंटिंग्स भी इन्होंने बनाई हैं जिसका नाम है सिस्टाइन मैडोना. इन्हें कहा जाता है भाई कि इस पेंटिंग में जो ब्यूटी है वो अनसरपासिंग ब्यूटी है. और ये जो वर्ड है ना, अनसरपासिंग, मतलब नायाब, बहुत ही खास.
विद द रिवाइवल ऑफ इंटरेस्ट इन ओल्ड ग्रीक एंड रोमन माइथोलॉजी, जब ग्रीक और रोमन माइथोलॉजी को एक नए तरीके से देखा जाने लगा, उन्हें रिवाइव किया जाने लगा, तो जो बाद के आर्टिस्ट थे उन्होंने क्रिश्चियन लिटरेचर के ऊपर, ग्रीक रोमन स्टाइल के ऊपर भी पेंटिंग्स बनाई। सेक्युलर थीम्स को भी डेपिक्ट किया। सेक्युलर थीम्स मतलब जो धर्म से जुड़ी हुई ना हो, बट वट एवर सब्जेक्ट दे हैड टेकन, द पोर्ट्रेवल वॉज रियल एंड ह्यूमनिस्टिक। सब्जेक्ट कोई भी लिया हो, उसका जो पोइट्री उन्होंने बनाया, पोर्ट्रेल जो किया, वो रियल और ह्यूमनिस्टिक था। ठीक हुई बात। ये किसकी, ये रफाएल की पेंटिंग है, सिस्टाइन मैडोना। अब हम स्कल्पचर्स की बात करेंगे तो फेमस स्कल्पचर इटली में है लोरेंजो घिबेर्टी जिबेर्टी लोरेंजो घिबर्टी। इन्होंने 20 साल काम किया फॉर मेकिंग 2 पेयर्स ऑफ ब्रोंज डोर फॉर बेपिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस। फ्लोरेंस में जो बेपिस्ट्री थी, बेपिस्ट्री बोले तो बेटा बेपिस्ट्री क्या होता है, पहले तो ये सुनो। चर्च के पड़ोस में, चर्च के आसपास ही एक बिल्डिंग होती है जहाँ पर बैप्टिज्म का काम होता है, लोगों को शुद्ध करने का काम होता है ना। जो लोग आगे फादर वगैरह बनना चाहते हैं, पोप बनना चाहते हैं, तो उनका बैप्टिज्म जहाँ पर होता है उसे हम कहते हैं बेपिस्ट्री। तो जो फ्लोरेंस में बेपिस्ट्री थी उसमें 2 पेयर बनाए इन्होंने ब्रोंज डोर के, मतलब ब्रोंज के 2 दरवाजे बनाने का काम किया किसने, लोरेंजो घिबर्टी ने। द डिज़ाइन एंड द वर्कमैनशिप वॉज सो एग्जीक्यूट, मतलब इतना एग्जीक्यूट काम किया है, इतनी अच्छा डिज़ाइन बनाया है, इतने बढ़िया तरीके से काम किया है, दैट इट मेड मार्कल एंजेलो एक्सक्लेम। मार्कल एंजेलो ने जब इस पेंटिंग को देखा तो उन्होंने कहा, दे आर वर्दी ऑफ बीइंग प्लेस्ड एट द एंट्रेंस ऑफ पैराडाइज। इतने सुंदर दरवाजे, इन्हें तो स्वर्ग के दरवाजे होना चाहिए। मतलब भाई ये जो लॉरेंजो थे, इन्होंने इस तरीके से वो 2 दरवाजे बनाए कि माइकल एंजेलो तो क्या बोलने लगे कि इनका काम यहाँ नहीं है, तो स्वर्ग के दरवाजे हैं, इन्हें वहाँ लगे होना चाहिए। माइकल एंजेलो ने एक स्टेच्यू रोम में भी बनाया, जिसे क्या कहा बेटा, तो माइकल एंजेलो ने एक स्टेच्यू रोम में बनाया जिसे बोला गया पीटा। ये पीटा बेटा किसी को भी रुला दे, इस तरीके का पेंटिंग है। ये मैरी है और ये जीसस क्राइस्ट को अपनी गोद में लिए हुए हैं। जब उन्हें क्रूसिफिकेशन के बाद उतारा गया, उस टाइम का ये इमेज है, मतलब उस टाइम को उन्होंने पोर्ट्रे किए। तो माइकल एंजेलो ने पीटा बनवाया जहाँ पर मैरी सिटिंग पोस्चर में दिखाई गई है, जीसस की बॉडी उनके घुटनों पर है। ये फाइनेस्ट पीस है स्कल्पचर का, इवोकिंग डीप इमोशन। देखो कोई भी व्यक्ति इसको देखेगा ना तो उसे रोना आ जाएगा। और ये बात थी कि माइकल एंजेलो वर्ल्ड में फेमस हुए, वर्ल्ड फेमस पेंटर के नाम से जाने जाते हैं। अब हम आर्किटेक्चर की बात करें तो जो रेनाइसेंस आर्किटेक्ट थे उन्होंने गोथी स्टाइल को, जो पहले चला करता था, उससे पूरी तरह रिजेक्ट किया और ग्रीको रोमन क्लासिकल आर्किटेक्चर को एक्सेप्ट किया। तो आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें कि रेनेसां पीरियड में कैसा आर्किटेक्चर था, तो रेनेसांस पीरियड में जो आर्किटेक्चर था वो गोथी स्टाइल पे बेस्ड नहीं था, वो ग्रीको रोमन क्लासिकल आर्किटेक्चर पे बेस्ड था। कुछ आउटस्टैंडिंग फीचर थे इस आर्किटेक्चर के, जैसे इम्पोजिंग डोम हुआ करता था, बड़ा सा डोम होगा, राउंड आर्च होंगे, इस तरीके के आर्च होंगे, टॉल कॉलम्स होंगे, बड़े बड़े कॉलम्स लगाए जाएंगे। जो सेंट पीटर्स चर्च है रोम का, जो 8,000 लोगों को जिसके अंदर 8,000 लोग आ सकते हैं, वो रेनेसांस आर्किटेक्चर का एक बहुत ही फाइनेस्ट एग्जाम्पल है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा डोम है जिसको डिज़ाइन किया है, डिज़ाइन बाय माइकल एंजेलो, राइजेस टू अ हाइट ऑफ 400 फीट की हाइट का वो डोम बनाया है अबव द ग्राउंड लेवल। यहाँ पर बेटा इमेज बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, गूगल पे सर्च करके देखना। ये है सेंट पीटर्स चर्च रोम में, बहुत ही ब्यूटीफुल है। गूगल पे फोटो देखोगे ना जब। नाउ रेनाइसेंस एंड साइंस, बेटा मैन ऑफ साइंस एंड मैन ऑफ मेडिसिन ने साइंटिफिक डिस्कवरी में एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया है। पहले हम कोपरनिकस को पढ़ेंगे। तो कोपरनिकस का एक इम्पॉर्टेंट ब्रेक थ्रू था कि भाई उन्होंने मॉडर्न साइंस के नॉलेज की बात की, उन्होंने एस्ट्रोनॉमी की बात की। बहुत सेंचुरीज से, पता नहीं कितने 100 सालों से हम ये सोचते आ रहे थे कि अर्थ सेंटर में है, पूरे यूनिवर्स के सेंटर में अर्थ है, सन और स्टार्स अर्थ के चक्कर लगा रहे हैं। ये जो थ्योरीज थी इसको कोपरनिकस ने बिल्कुल रिजेक्ट किया, जो कि एक पोलिश प्रिस्ट थे।
उन्होंने सेलेस्टियल बॉडीज़ की स्टडी की और प्रूव कर दिया कि जो रोटेशन है वो अर्थ अपनी एक्सिस पे कर रही है और ये सन के आसपास भी घूम रही है। मतलब रोटेशन और रेवोल्यूशन करने वाली अर्थ है। पहले तो अर्थ अपने चारों ओर तरफ घूम रही है, अपनी एक्सिस पे घूम रही है, जैसे भौरा घूमता है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बता दिया कि सन की आसपास भी चक्कर लगा रही है धरती। इनकी जो थ्योरी थी उससे बड़ी कंट्रोवर्सी आ गई और जो होली स्क्रिप्चर्स थे उनकी अथॉरिटी को चैलेंज मिलने लगा। तो जितने भी चर्च और अथॉरिटी थे वो सब गुस्सा होने लगे कि ये कहाँ से आया है पागल, फालतू फालतू बातें कर रहा है, कुछ भी बातें किसी को भी बता दे रहा है ना। तो सब परेशान थे किससे? कोपरनिकस से। कौन परेशान थे? चर्च। ये है गैलीलियो का टेलीस्कोप। चलो, गैलीलियो 1564 से 1642 तक रहे। ये एक इटालियन एस्ट्रोनॉमर थे। गैलीलियो ने टेलीस्कोप को यूज़ किया अपने साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट की तरह उस पर्टिकुलर पीरियड में, है ना। तो भाई जो इटालियन एस्ट्रोनॉमर थे गैलीलियो, उन्होंने टेलीस्कोप का यूज़ किया। द ग्रेटेस्ट साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑफ द पीरियड, उस टाइम का सबसे महान यंत्र माना जाता था। हेवनली बॉडीज़ की मूवमेंट को उन्होंने रिकॉर्ड किया पहली बार। उन्होंने कंफर्म किया कि जो कोपरनिकस कहते थे, कोपरनिकस की जो थ्योरी थी वो बिल्कुल वैलिड थी। देखो, कोपरनिकस को भी चर्च ने ही मरवाया, मारा। और कोपरनिकस जो बात कहते थे वो बिल्कुल सही थी, पर कोई मानता ही नहीं था। पर गैलीलियो ने पहली बार कहा नहीं नहीं भैया, कोपरनिकस सही था। गैलीलियो को ट्राई किया चर्च ने कि भाई तुम हमारे बिलीफ, हमारी अथॉरिटी को चैलेंज कर रहे हो। हमने बोला भैया पृथ्वी नहीं घूम रही है, भारी है, लोगों का पाप है, और तुम कह रहे हो नहीं धरती सूरज के चारों ओर घूम रही है। तुम गलत बोल रहे हो गैलीलियो, तुम्हें तो सज़ा मिलेगी। गैलीलियो ने कह दिया था भैया कि अर्थ इज़ मूविंग अराउंड द सन। जबकि चर्च उस टाइम तक क्या मानते थे कि अर्थ स्टैग्नेटेड है, वो चारों तरफ चक्कर नहीं लगा रही है। उनकी किताबों को जला दिया गया। 3 साल बाद Giordano Bruno आए, was burnt in Rome by the church for insisting that earth goes around the sun. इसके ही 3 साल बाद, पहले तो किसको निपटाया उन्होंने? गैलीलियो को निपटाया। कोपरनिकस को पहले ही मार चुके थे। जियोरडानो ब्रूनो को भी जला दिया। किस बात के लिए जलाया? इसका जो एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है जियोर्डानो ब्रूनो। उसको भी जला दिया इन्होंने बेटा, क्योंकि उसने बस इतनी सी बात कही थी जो कि बहुत सही थी कि भैया धरती सूरज के चारों तरफ घूम रही है। ठीक है, क्या पढ़ोगे इसको? जियोर्डानो। उसके बाद आया आइजैक न्यूटन 1642 से 1727 तक। जो आइजैक न्यूटन थे ये इंग्लिश साइंटिस्ट थे 17th सेंचुरी के। इन्होंने ये प्रूव कर दिया था कि जो हेवनली बॉडीज़ हैं वो मूव कर रही हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इन्होंने साइंटिफिक मैथमेटिक्स की फील्ड में बहुत बड़े बड़े मतलब एक अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन दिया। किसने? आइजैक न्यूटन ने, ये बता के कि हेवनली बॉडीज मूविंग अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। फिर मेडिकल साइंस की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज हुई मेडिकल साइंस में भी। वेसालियस, जिन्होंने ट्रीटीज ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी एनाटॉमी के बारे में लिखा। विलियम हार्वे 1578 से 1637 तक के इंग्लिश फिजिशियन थे, जिन्होंने ये बताया कि भैया ब्लड का सर्कुलेशन होता है और वो करता है हार्ट, पूरी बॉडी में खून पहुंचाने का काम हार्ट कर रहा है। ये जो नॉलेज थे, इससे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बहुत सारे जो रॉन्ग नोशंस थे, जो पास्ट में जो चर्च ने ऊटपटांग बातें बताई थी, उसको सही किया। टू अप्रोच द सब्जेक्ट ऑफ फिजिकल एलिमेंट और ह्यूमन हेल्थ इन न्यू स्पिरिट। अब ह्यूमन हेल्थ को नए तरीके से देखने के लिए हमारे पास बहुत सारे वैलिड पॉइंट थे। तो अगर हम मेडिकल साइंस की बात करें तो वेसालियस को पढ़ना है और विलियम हार्वे को पढ़ना है। वेसालियस ने किसको लिखा? ट्रीटीज ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। और विलियम हार्वे एक इंग्लिश फिजिशियन थे जिन्होंने ब्लड सर्कुलेशन को डिस्कवर किया। ये 1 मार्क में पूछा जा सकता है। फिर जो साइंटिफिक डिस्कवरीज हुई, इन्वेंशन हुए, इनको एनकरेज कर रहे थे रूलर्स, नोबल, वेल्दी मैन टू एडवांस द कॉज ऑफ साइंस। इसकी वजह से ट्रिमेंडस ग्रोथ हुई साइंस में भी। 17th सेंचुरी में एनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंटिफिक नॉलेज पब्लिश हो गया था 17th सेंचुरी। इफेक्ट्स और कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रेनेसेंस, तो जो रेनेसांस था उससे रिफॉर्मेशन मूवमेंट आया। एक फार रीचिंग इफेक्ट था रेनेसांस का कि
वॉज द अर्ज टू नो द अननोन बाय क्वेश्चनिंग। अब लोग वो जानने की कोशिश कर रहे थे जो अब तक अननोन था, ऑब्जर्वेशन कर रहे थे, एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे थे। तो इससे एंड हुआ सुप्रीमेसी का, चर्च के डोमिनेशन का, और इवेंचुअली लोग समाज सुधार, रिफॉर्मेशन की बात करने लगे। फिर वर्नाकुलर लैंग्वेजेस, वर्नाकुलर लिटरेचर का आउटफ्लो हुआ। रेनाइसेंस ने वर्नाकुलर लैंग्वेजेस को हेल्प किया, और द लैंग्वेजेस यूरोप सॉ मच प्रोग्रेस। इंग्लैंड में फेमस हुए शेक्सपियर, और उनके कंटेम्प्ररी शेक्सपियर के थे स्पेन में सर्वेंटिस, नाउ ग्रेट आउटफ्लो ऑफ वर्नाकुलर लिटरेचर। बेटा रिनाइसेंस ने बहुत हेल्प की वर्नाकुलर लैंग्वेजेस की ग्रोथ में। पहले जो लैटिन पूछी जाती थी, अब लैटिन के अलावा बहुत सारी दूसरी लैंग्वेजेस हैं जिनमें भी काम हो रहा है, जिनकी प्रोग्रेस हो रही है, और उनकी प्रोग्रेस से पूरे यूरोप की प्रोग्रेस हो रही थी। इंग्लैंड में जैसे शेक्सपियर थे, वैसे ही स्पेन में सर्वेंटीज थे, फ्रांस में मॉलियर थे। फ्रांस में कौन थे? मॉलियर। स्पेन के कौन थे? सर्वेंटिस। और शेक्सपियर कहाँ के थे? इंग्लैंड से। और बेटा ये जो मॉलियर थे, इन्होंने कॉमेडी फ्रांसियस बनाई थी, द नेशनल थिएटर। अब इफेक्ट ऑफ जियोग्राफिकल एक्सप्लोरेशन ऑन ट्रेड एंड कॉमर्स। जो साइंटिफिक इन्वेशन थे उससे जितने भी एक्सप्लोरर थे वो दूर तक जा पाए, दूर की ज़मीनों तक खोज कर पाए, जिसके रिजल्ट से जोग्राफिकल डिस्कवरीज हुई, कमर्शियल रिलेशनशिप बने यूरोप और ईस्ट के, ट्रेड से प्रॉस्पेरिटी आई, और यूरोप रिच रिच और रिच होता गया। इकोनॉमिक की ग्रोथ हुई, और फिर उसी वजह से कॉलोनियलिज्म आएगा। ग्रोथ इन इकोनॉमी लेड टू कॉलोनियलिज्म। जब यूरोप में ग्रोथ होने लगी तो यहीं से कॉलोनियलिज्म होगा। यूरोपियन जो कंट्रीज़ थी वो अमेरिका, एशिया और अफ्रीका को कंट्रोल करने निकली, उनके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने लगी, और अपनी पावर दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर एस्टेब्लिश कर दी। ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज़ की अगर हम बात करें तो एक और दूसरा चेंज था जो रेनेसांस पीरियड में आया, वो था ह्यूमनिज्म पे स्ट्रेस दिया गया। पहले लोग सबॉर्डिनेट थे, सिर्फ चर्च के इंटरेस्ट की बात करते थे, ठीक है, या उस क्लास की बात करते थे, उस क्लास की बात करते जिससे वो बिलोंग करते थे। पर अब इंडिविजुअल्स को सेंटर में रख के रेनेसांस आर्ट लिटरेचर डेवलप होने लगा।